तो ये देखो मेंबर्स की लायबिलिटी कंपनी ने लिखा हुआ, कंपनी ने मेंबर लायबिलिटी मेंबर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अब इसमें लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड में लायबिलिटी की जो बात हो रही है वो कंपनी की नहीं, मेंबर की हो रही है। ये आईकेप की बुक से भी सबूत आपके पास है कि जिससे पता चलता है कि कंपनी की लायबिलिटी और मेंबर की लायबिलिटी, नाम कंपनी का है मगर लायबिलिटी इंडिकेशन किसका है, मेंबर का है। कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो उस केस में क्या होगा कि हैविंग लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में टू द एक्सटेंट ऑफ क्या, अनपेड, ये बात कवर हो चुकी है। अनपेड अमाउंट जो होगा उस हद तक उसकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड। और अभी जो करंट पाकिस्तान में लॉ है उसमें अनपेड हो नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स कहा जाए कि पाकिस्तान में जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी नहीं रही बल्कि जीरो लायबिलिटी हो चुकी है। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, देखिए एक बात समझें, होता क्या है, कंपनी इसको समझना है ना तो मेरे इस स्पेक्ट्रम को समझिएगा, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे भी हेल्प करेंगे। कंपनी कोई एक दिन में नहीं बनी या कंपनी के सारे कॉन्सेप्ट्स कोई एक दिन में नहीं बने, ना ये रिजिड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ना बिजनेस के चेंजेस के साथ साथ चेंज होते रहे। जैसे जैसे बिजनेस चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो साथ में अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी चेंज हुए और नए नए फॉर्म्स बने हैं। प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि कंपनी जो थी पहले शुरू में देखा गया, अब ये जो मैं एक किस्म की टाइमलाइन बना रहा हूँ इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए शुरू में जब बिजनेसेस किए गए तो ये बात मैं वही कर रहा हूँ जब कंपनीज बनने का टाइम जो 16th सेंचुरी है उससे उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो दो ही फॉर्म ऑफ बिजनेस हुआ करते थे, सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप। उसमें प्रॉब्लम ये होता था, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम ये होता था कि अगर आपकी बिजनेस की लायबिलिटी है तो आपकी लायबिलिटी बन जाती थी तो लोग रिस्क नहीं लेते थे, रिस्क टेकर बहुत कम होते थे क्योंकि उनको डर होता था कि अगर बिजनेस को नुकसान हो गया और बड़ा कोई वेंचर हमने कर दिया फेल हो गया तो मेरा घर बार लुट जाएगा, जमा पूंजी चली जाएगी, तो लोग रिस्क कभी भी नहीं लेते थे, रिस्क अवर्स होते थे उस वक्त। और उस वजह से बिजनेसेस का क्वांटम, बिजनेस का साइज बड़ा कम हुआ करता था। गवर्नमेंट्स का रोल ज़्यादा होता था क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंडिंग ज़्यादा होती थी। प्राइवेट सेक्टर बड़ा श्रिंक था उस दौर में, आप देखेंगे उस वक्त की हिस्ट्री में तो इसी तरह था। तो अगर बिल्कुल शुरू की बात की जाए तो शुरू का मतलब कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप्स थी, मगर उस वक्त के बिजनेस एनवायरनमेंट को देखें तो छोटे छोटे बिजनेसेस थे। मैं अगर आपको कहूँगा ना कि उस दौर का कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो दुनिया भर में मशहूर हो तो एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बिजनेस होते थे। अगर मैं कहूँ कि जी अकबर का ज़माना उठाओ इंडिया पाकिस्तान में, इतना ग्रेट मुगल्स, अकबर आज़म, पता नहीं क्या 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 उन्होंने देखे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, आज भी मौजूद हैं। और दुनिया भर की बड़ी पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी। उस इकोनॉमिक पावर के पीछे इंजन किस पे चलता था, वो इतने पैसे आते कहाँ से थे, यानी मुआशरे में जो पैसा था वो किसके पास था, तो उसका मैं बताऊँ सोर्स एक ही था, वो था लैंड। और लैंड्स पे सरकारी ज़मीनें, सरकार के पास ज़मीनें होती थी, उसकी प्रोड्यूस से वो काम करते थे। वो जो दूसरा क्या होता था, जो बाकी लोगों की ज़मीनें थी उस पर वो टैक्स लेते थे, लैंड टैक्स, वहाँ से सब कुछ मुआशरे चलते थे। तो हुआ क्या कि जो रिस्क न ले पाने की वजह क्या थी, छोटे छोटे बिजनेसेस होते थे, जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना ही करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जो ग्रुप बनता था ना पार्टनरशिप्स का, ये टेम्पररी पार्टनरशिप्स भी बनती थी सिर्फ एक वेंचर के लिए। जैसे मसलन एक शिप जाना है और उस शिप के लिए सिर्फ उस शिप की हद तक माल चाहिए, तो गिल्ड के नाम से बिजनेसेस होते थे। ये मैं यूके की बात कर रहा हूँ जहाँ से कंपनी लॉ डेवलप हुआ। गिल्ड क्या करते थे, ये पार्टनरशिप की एक फॉर्म हुआ करती थी और ये अगर लेट सपोज कि एक शिप है, पता होता था कि जी एक फलाना शिप जा रहा है इंडिया, तो लोग जिसको जो चीज़ बेचनी होती थी आता था उसके पास कि जी ये चीज़ इंडिया जाके ले जाओ और बेच के आओ, और मेरे लिए इन रिटर्न स्पाइसेस ले आओ या मुझे आके पैसे देना, ठीक है। अब मसला क्या था, यहाँ रिस्क क्या था, रिस्क ये था कि जी सबसे पहले या दो तीन चीज़ें समझें, दो चीज़, और आपको यहाँ कॉमन स्टॉक भी समझ आ जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ समझ आ जाएंगी कंपनीज की हिस्ट्री से रिलेटेड बातें।
तो शिप पे सपोज करें कि एक बंदा लेके आता है एक ऐसी चीज़ जो इंडिया में बिकती नहीं है, वो उसको माता समझते हैं, तो क्या नहीं बिकता? गाय। वो आप गाय लेके आ रहे हो तो गाय वो लेके नहीं जाएगा, वो यार गाय मैं क्या क्या करूँगा गाय का, वहाँ गाय ही गाय है, ठीक है, वो तो गाय को माता समझते हैं, तो मैं गाय नहीं बकरी ले आओ, ठीक है। तो वो बंदा, अब आप हुआ क्या, हर बंदा अपनी चीज़ ला रहा है। तो शिप का जो ओनर या शिप का जो चार्टरर था या शिप का जो वेंचर करने वाला था बिजनेसमैन, उसके इन अदर वर्ड्स हंड्रेड्स ऑफ पार्टनर्स बन जाते थे, हंड्रेड्स ऑफ पार्टनर्स। अब रिस्क क्या है, जहाज गया, माल लुट गया, बहरी कजाक, ठीक है ना, पायरेट्स, नुकसान हो गया। या फिर क्या था, वो माल बिका ही नहीं। तो वक्त के साथ उन्होंने क्या किया, शिप के जो चार्टरर्स होते थे या जो मालिक होते थे, उन्होंने कहा देखो हमें ना पैसे दो, हमें पता है हम इंडिया जाते हैं, हमें पता है वहाँ क्या बिकता है, हमें पैसे दो, हमें बजाय तुम सामान देने के पैसे दो, ताकि वो सामान हम इंग्लैंड से खरीदें जो वहाँ बिकता है। तो आप बजाय वो एक पर्ची उस बंदे को देने के कि तुमने मुझे बकरी दी, तुमने मुझे जो है वो ग्रेन्स दिए, या तुमने ये पर्ची देने के बजाय वो उसको पैसे की पर्ची देते थे कि तुमने मुझे दिया 20 पाउंड, 2 शिलिंग्स। अब शिप जाने से पहले, शिप निकलने से पहले वो 20 शिलिंग वाला या 20 पाउंड वाला बंदा खड़ा हो गया, मेरा सामान क्या लिया था आपने 20 शिलिंग्स का? मुझे नहीं पता क्या लिया था, मैंने तो जो सामान था, मैं तुम्हें 20 शिलिंग दी ना, मैं जाऊंगा तो मैं इस रेशो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वापस आके। मगर वो कहते नहीं मुझे दिखाओ मेरा कौन सा सामान था। वो कहेगा ये मैं अलग अलग थोड़ी ले रहा था कि तुम्हारे शिलिंग से ये लूं। इसीलिए कॉन्सेप्ट बना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। ये क्या बना था? ज्वाइंट स्टॉक। इसको इसलिए ज्वाइंट स्टॉक कहते थे कि वो शिप का सारा स्टॉक किसका था? सबका था, ज्वाइंट था, किसी का अलग नहीं था। वो सेपरेशन करने के बजाय क्या किया गया, पैसे लिए गए और वो शिप में लगाए गए, उस स्टॉक में लगाए गए। दैट इज वाई वो क्या बन गई? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक इसको इसलिए कहते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब इसके बाद आए तो यहां से जो कॉन्सेप्ट बने ना, वो ये बने कि शेयर्स के कॉन्सेप्ट आ गए। अब पर्ची किस चीज की थी? पैसे की। तो शेयर का कॉन्सेप्ट निकल आया, ज्वाइंट स्टॉक का कॉन्सेप्ट निकला, जो आगे चल के कंपनी में कन्वर्ट हुए। ये शुरू इस तरह हुआ था, शिप के माल से चीजें स्टार्ट हुई थी। फिर क्या हुआ, लोगों को कहा गया कि यार रिस्क नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? पार्टनरशिप पे। तो फिर इधर वो जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है। लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट जब आता है ना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनती है कि देखो अब एक काम ये करेंगे, तुमने जितने पैसे दिए ना, अगर हमें नुकसान भी हो गया वो तुम नहीं भरोगे। तो लोगों ने क्या किया, कहा अगर डूबेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या डूबेगा? मेरी इन्वेस्टमेंट ना, तो चलो लेट्स टेक रिस्क। तो इसी रिस्क की वजह से आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि लोगों ने रिस्क टेकिंग बढ़ा दी थी। ये रिस्क टेकिंग में, इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए ना, तो कंपनीज के फॉर्मेट का इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कंपनी के फॉर्मेट में जो लिमिटेड लायबिलिटी थी उसकी वजह से रिस्क टेकिंग बढ़ गई, और रिस्क टेकिंग की वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े बिजनेसेस आ गए, बड़े बड़े बिजनेसेस हो गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बिजनेस की ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इस तरीके से अगर आप देखोगे ना कंपनी लॉ को, तो कंपनी लॉ में जो फीचर्स हैं इसी तरीके से बढ़े। तो ये जो शेयर का कॉन्सेप्ट था ना, ये जो गारंटी का कॉन्सेप्ट था ना, ऐसे लिंक हुआ। कैसे? कि अगर हमने अब जरा इसको मैं लिंक करता हूं पॉइंट को, कि अगर हमने बिजनेस करना है तो हमें कैपिटल चाहिए, बिजनेस करना है हमें कैपिटल चाहिए। मगर अगर देखो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, लिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा कॉन्सेप्ट था जो सेपरेट पर्सनैलिटी, दो अलग कॉन्सेप्ट है। इन्होंने तरक्की कराई है बहुत ज्यादा। कैसे? कि बिजनेस अगर करना होगा तो हमें कैपिटल चाहिए, और कैपिटल चाहिए इसलिए क्योंकि हमें चीजें खरीदनी होंगी, बनाना होगा। तो हमने रिस्क क्यों लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर मेरा डूबा भी ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो अमाउंट डूबेगा जो मैंने कंपनी में लगाया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं डूबता। तो इसका मतलब जो पीछे मेरी जाती प्रॉपर्टी है, जो मेरे पर्सनल एसेट्स हैं, उस पर कोई रिस्क नहीं है। अब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट चली गई, ये इन्वेस्टमेंट चली गई, करेक्ट। तो ये हो रहा था कमर्शियल और बिजनेस स्फीयर में, ये हो रहा था। ये इस फीचर ने बिजनेस को बढ़ा दिया। तो कुछ लोगों ने सोचा कि जो सोशल वेलफेयर है उसमें भी तो ये स्ट्रक्चर ला सकते हैं, सोशल वेलफेयर में भी तो ला सकते हैं। क्या? कि चलो मैं अपना टाइम देने के लिए तैयार हूं, कुछ पैसे भी लगा सकता हूं डोनेशन की फॉर्म में, मगर कल ये जो मैं
खोलूंगा वेंचर मेरे लिए थोड़ी है, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए, कॉमन गुड के लिए है। तो उसके लिए सपोज कर ले पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भाई देखो टाइम दे सकता हूं, मेरे पास आइडिया है, गरीबों को माइक्रो फाइनेंस करने के लिए आइडिया है। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश में इस वक्त मुल्क चला रहे, माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे कर्जे देंगे लोगों को। मगर सवाल ये है कि मेरे पास आइडिया है, मैं टाइम दे सकता हूं, मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। और पैसे तो छोड़ो, अगर वहां गड़बड़ हो जाए तो मेरे जाती एसेट भी रिस्क पे हो जाए फिर तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? तो वो सेम कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स को आप सोशल वेलफेयर पे ला रहे हैं। और जब सोशल वेलफेयर पे ला रहे हैं, कॉमन गुड पे ला रहे हैं, तो कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग डोनेशन से कैपिटल देते हैं ऐसे काम को। तो पैसे की जरूरत नहीं है हमारे पास, नहीं पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो लोग देते हैं, डोनेशन मिल जाएगा। अब डोनेशन तो हम ले लेंगे, मगर मसला ये है कि जी अगर गड़बड़ हो गई, इदारे की कोई लीगल वायलेशन हो जाती है, तो मेरी जाती प्रॉपर्टी वो भी सेफ रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब लाएं इसको सोशल, चूंकि ये किस पर्पस के लिए काम हो रहा है? कॉमन गुड के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, इसलिए पैसे चाहिए नहीं। तो पैसे नहीं चाहिए तो शेयर कैपिटल है ही नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? जो बनाने वाले मेंबर पैसे लगाते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं यहां पे, जरूरत ही नहीं यहां पे, क्योंकि उसको चलाने के लिए, एक्टिविटीज को फंडिंग करने के लिए डोनेशंस आएंगे। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट लाए कि देखो ये जो एंटिटी बनेगी, ये जो एंटिटी बनेगी, इस एंटिटी का बाकी लोगों से तो वास्ता पड़ेगा ना, ये परचेजेस भी करेंगे, ये हो सकता है कि बैंक अकाउंट भी जरूर खोलेंगे, हो सकता है कि कहीं से फंडिंग, टेम्पररी लोन भी लेना पड़ सकता है टेम्पररी तौर पे, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे, ये लैंड परचेज करेंगे, एसेट्स परचेज करेंगे, तो उसमें इसकी लायबिलिटीज होंगी। उस लायबिलिटी का क्या होगा? उसका क्या होगा? तो कहते हैं हमारे पास फंडिंग है ना। कहां से फंडिंग आ रही है आपके पास? आपके पास फंडिंग आ रही है कहां से? आपके पास फंडिंग आएगी डोनेशन से। जनरल पब्लिक आपको पैसे देगी, मगर चलाने वाला तो मैं हूं, इसको चलाने वाला तो मैं हूं। व्हाट इफ के इधर कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाए इधर, इसका मतलब है पैसे नहीं लगाने पड़े, कैपिटल नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं लगाने। तो जो इधर था ये 100 रुपए रिस्क में डाल रहा था, 80 रुपए रिस्क में डाल रहा था, इधर नो रिस्क, इधर नो रिस्क। यानी जो लोग बनाएंगे वो सेपरेट लीगल एंटिटी बना रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से, और एसेट्स भी अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि अलग एज एंटिटी बन रही, सेपरेट एंटिटी बन रही है। अब प्रॉब्लम सिर्फ क्या था, ये कि जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, बैंक है, वेंडर है, आम लोग है, जो उससे डील कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जब वो किसी एंटिटी से डील कर रहे हैं, ये बताया कैसे जाए कि देखो कल अगर गड़बड़ हुई ना तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो कंपनी बनाते वक्त लिमिटेड बाय शेयर्स की तरह एक नया कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी इसमें प्रोटेक्ट किया गया है उन लोगों को जो ये इसके मेंबर बनेंगे, मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया गया। मेंबर को क्या कहा गया? आप 1 रुपया भी नहीं दोगे, दैट इज वाई देयर इज नो शेयर कैपिटल। तो क्या दे रहे हो? गारंटी दे रहे हो। इसका मतलब आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा। गारंटी क्यों दे रहा हूं मैं? किस चीज की गारंटी दे रहा हूं? इन लोगों के लिए गारंटी दे रहा हूं, इनके लिए गारंटी दे रहा हूं। गारंटी क्या है? द मोमेंट वी से कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब मेरे पैसे नहीं लगे होंगे, पैसे आएंगे डोनेशन से। मगर लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, उस वक्त मेरी लायबिलिटी होगी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय मेंबर्स। ईच मेंबर की कोई गारंटी होती है जो कि लिखी होती है। कहां लिखी होती है? कहां लिखी होती है? वो लिखी होती है मेमोरेंडम में, ठीक है। अब वो गारंटी का अमाउंट कितना होगा आपको पता है? आमतौर पे गारंटी कंपनीज आपने नहीं देखी होंगी, मैंने देखी है। आपको पता है गारंटी कितनी दी जाती है? आपका क्या अंदाजा है कितनी गारंटी लेते होंगे या कितनी गारंटी होती होगी? लोगों की क्या गारंटी होती है मेमोरेंडम में पता है? 1 रुपया। बिलीव वो लिखते हैं कि मेरी गारंटी होगी 1 रुपए की, ₹1, ₹1 बल्कि रुपीज में नहीं, ₹1। क्यों? इसलिए कि भाई मैं सोशल वर्क कर रहा हूं यार। हाँ कोई अमीर कबीर दे दे ज्यादा गारंटी। तो इन लोगों के पास मेमोरेंडम अवेलेबल था, उसको देख के वो देख सकते हैं कि यार वाइंडिंग अप में कुछ नहीं मिलेगा इसका। तो अब सवाल ये था कि इससे क्या हुआ? इससे सोशल एक्टिविटी बूम कर गई। कैसे सोशल एक्टिविटी बूम कर गई? लोगों ने कहा कि जब मैं कोई काम करूं, देखिए कुछ बच्चे होते हैं सोशल वर्क करते हैं और डोनेशंस लेते हैं। अब जब डोनेशन लेते हैं जाती अकाउंट में पैसे मंगाते हैं। आपको पता है कितना बड़ा रिस्क है?
ज़ाती अकाउंट में अगर आपके पैसे आ रहे हैं तो ये पता नहीं कोई 10 लॉ की वायलेशन हो रही है। और सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सबसे बड़ा खतरा होता है मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, ये अल्लाह ना करे, लोग तो अच्छी नीयत से काम करते हैं, फंस सकते हैं। तो मैं क्यों फंसूं यार? सोशल एक्टिविटी तो कर रहा हूं, मैं क्यों? इसको कौन बचाता है? ताकि मैं तो सिक्योर रहूं ना। उसको गारंटी बचाती है। अब गारंटी लिमिटेड जो कंपनी होती है ना, इसलिए बनती है ताकि मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। वो सिर्फ टाइम दे, उनका नुकसान ना हो। किस चीज का नुकसान ना हो? ना उनके पैसे लगे, ना उनकी जाती प्रॉपर्टी रिस्क पे आए। दैट इज वाई कंपनियां बनाई गई थी। कौन सी कंपनी बनाई गई थी? लिमिटेड बाय गारंटी। क्योंकि उसने इस फॉर्मेट का फायदा ये था कि लोग अपना टाइम दें, एनर्जी दें, पैसे ना लगाएं, उनकी जाती प्रॉपर्टी रिस्क पे ना आए। दैट इज वाई ये कंपनियां बनी थी। और इसने सोशल वेलफेयर को बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। क्यों? लोग आगे, हम लगाएंगे टाइम यार, मैं रिस्क लेना चाहता हूं, मगर टाइम की, एनर्जी की, अपनी प्रॉपर्टी की नहीं। बात समझ आ गई आपको? गारंटी का क्या क्यों है? फिर गारंटी में क्या हुआ? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आई। अब एक बंदा ऐसा आइडिया लाया जिस आइडिया में इनिशियली लोग बिलीव ही नहीं करते, डोनेशन देंगे ही नहीं। अब क्या करें? हमें पता है डोनेशन नहीं मिलेगा। अब हमने कहा कि अब क्या करें जी, काम तो अच्छा है। उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इनिशियल पैसे हम ही लगा लेते हैं। कौन? मेंबर्स। इनिशियल पैसे हम लगा लेते हैं, फिर डोनेशन आना शुरू हो जाएगा। तो एक नई टाइप बन गई। क्या बन गई? कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी है, मगर चूंकि पहले सारी कंपनीज जो लिमिटेड बाय गारंटी होती थी विदाउट शेयर कैपिटल होती थी, शेयर कैपिटल नहीं होता था इनका, तो विदाउट शेयर कैपिटल के साथ अब एक नई टाइप बननी। और वो कौन सी बनी? विथ शेयर कैपिटल। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? क्योंकि चेंजेस आ गई ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रक्चर चेंज हुए। जब स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं तो रिजल्टेंटली क्या हुआ कि एक नया फॉर्म बन गया। क्योंकि भाई देखो, पैसे लगाने पड़ेंगे, लोग से डोनेशन नहीं देंगे। मगर अभी भी इस मेंबर का फायदा है लिमिटेड बाय गारंटी का, कि वो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट लगा रहा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, वो डूब जाएगा। मगर अभी भी उसको, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि वो लोग जो लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरे लोग जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में हैं, तो इधर उनकी एक लायबिलिटी होती है, इधर उनकी दो लायबिलिटी हो सकती है। इधर उनकी लायबिलिटी क्या हो सकती है? लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। इधर इसकी दो हो सकती हैं। एक विथ शेयर कैपिटल होगी ना, तो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर वाला भी होगा और गारंटी भी होगी, दोनों हो सकती है विथ शेयर कैपिटल की सूरत में। शेयर कैपिटल अब बच्चों को क्लियर नहीं होता, जब कंपनी गारंटी लिमिटेड है तो शेयर कैपिटल क्या आ गया? मैंने समझा दिया आपको कि ये बिजनेसेस और एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से सब कुछ हुआ है। और फिर अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड की सूरत में क्या है? अनलिमिटेड की सूरत में क्या है? किसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है? कंपनी की तो पहले ही अनलिमिटेड थी, मेंबर्स की। तो अनलिमिटेड का ये क्या हुआ? मतलब प्रैक्टिकली देखिए, कंपनी का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस हुई। चेंजेस की वजह से क्या हुआ? चेंजेस की वजह से ये हुआ कि अगर एक अनलिमिटेड का मतलब क्या है? देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी में अभी भी वो डिफरेंट है फ्रॉम सोल ट्रेडर, अभी भी डिफरेंट है वो पार्टनर। हालांकि इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इधर अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में भी अभी ये मुख्तलिफ केस है, इनकी भी अनलिमिटेड है, इधर भी अनलिमिटेड है। तो फर्क क्या है? फर्क है सेपरेट पर्सनैलिटी का। इधर कंपनी की अभी भी पर्सनैलिटी सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इधर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों बनाई जाती है? क्यों बनाई जाती है? क्या जरूरत है? फिर पार्टनरशिप बनाओ ना। नहीं, लायबिलिटी की हद तक तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कंपनी की। इसका मतलब क्या है कि इधर कंपनी है और जो शेयर होल्डर्स हैं, वो शेयर होल्डर्स क्या बोल रहे हैं? हम जिम्मेदार हैं इसकी सारी लायबिलिटी की, हम देंगे, हमें नहीं चाहिए ये प्रोटेक्शन लिमिटेड लायबिलिटी का, हम इसके जिम्मेदार होंगे। तो जो इस कंपनी से आगे डील करने वाले लोग होंगे, उसको पता होगा लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी मैं सेफ हूं, क्योंकि अगर मुझे यहां से पैसे नहीं मिले तो इधर से मिल जाएंगे पैसे, क्योंकि लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड है। अब सोचना क्या है? बनाएगा क्यों कोई? इसलिए बनाएंगे कि अगर लेट सपोज एक ऐसा वेंचर था जिस वेंचर में ये जो बनाने वाले लोग थे, जो मेंबर हैं, ये चाहते हैं कि इधर जो लोग होंगे ना, इधर
इनको इज इंसेंटिवाइज किया जाए कि आए हमारे साथ डील करें, आए हमारे साथ डील करें। कोई ऐसा रिस्की वेंचर है कि अगर जब तक इधर सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी वो डील नहीं करते। एक ऐसा रिस्की वेंचर हो जिसमें इनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि आपके पैसे सिक्योर हैं, बैंक तुम्हारे पैसे सिक्योर है। तुम्हारे पैसे सिक्योर क्यों हैं? क्योंकि कंपनी ने नहीं दिया तो आप उसकी प्रॉपर्टीज छीन लेना। तो उधर से ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएगी। मगर एट द सेम टाइम ये लोग एक अपने लिए एक काम चाहते हैं। क्या ये चाहते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी फिर भी रहे, कि अगर हम नहीं रहते तो कंपनी चलती रहे, परपेचुअल सक्सेशन रहे, एसेट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, बिजनेस चलता रहे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो मगर लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाए। दिस इज हाउ वो पार्टनरशिप से मुख्तलिफ है, दिस इज हाउ वो बाकी एंटिटी से मुख्तलिफ है।